नमस्कार। चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा समाप्त हो चुकी है और इस यात्रा को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज हम इंडिया चाइना रिलेशनशिप के अंतर्गत चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से चीन एवं भारत के बीच संबंधों को फिर से रास्ते पर लाने में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चीन के विदेश मंत्री की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद उनकी यह पहली भारत यात्रा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात और वार्ता पहले भी होती रही है, विशेष करके जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सम्मेलन में दोनों एक साथ होते थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ उनकी मुलाकात हुई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कहा यह जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से इसलिए मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि एलएसी पर तनाव की स्थिति है और चाइना एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के लिए गंभीर नहीं दिखाई देता। देखिए, तो एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा थी और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में सुधार की संभावना है कितनी है? क्या एलएसी पर तनाव में कमी आएगी इस यात्रा के बाद? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और क्या इस यात्रा का संबंध रूस यूक्रेन युद्ध से है? लेकिन भारत सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है कि इस यात्रा का कहीं से भी रूस यूक्रेन युद्ध के साथ संबंध नहीं है। भारत और रूस के संबंध इतने अच्छे हैं कि वो रूस के साथ सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं। भारत आने से पहले चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान में थे, जहां इस्लामिक देशों के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। उनका कहना था कि इस्लामिक देशों के कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम देशों ने कश्मीर को लेकर के जो बयान कहे हैं, दरअसल वो बयान उस बयान से वो सहमत है। इसको लेकर भारत सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी। पहले विदेश सचिव के स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया कि भारत का ये आंतरिक मामला है और जिस तरह से भारत चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, उसी तरह से चीन को भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। और जब दोनों देशों के विदेश मंत्री की वार्ता हुई तो उस समय भी चीन की तरफ से दिए गए इस बयान पर आपत्ति दर्ज की गई थी और चीन के विदेश मंत्री के सामने भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि हम भारतीयों की भावनाओं से आपको अवगत करा रहे हैं। कश्मीर को लेकर के भारतीयों की भावना क्या है? एक तरह से माना जाता है कि ये चीन की तरफ से आए बयान पर भारत की बहुत ही कठोर प्रतिक्रिया थी। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री के स्तर पर जो वार्ता हुई उन पर हम दोनों देशों के पक्षों को समझने का प्रयास करते हैं। इस पहलू को समझने के लिए हम जैसे भारत के विदेश मंत्री के बयान को सामने रखते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने के लिए दोनों देशों में सहमति बनी है, लेकिन जमीन पर इस सहमति को लागू करने में कठिनाइयां आ रही हैं। ये चुनौतीपूर्ण है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से डिसएंगेजमेंट और तनाव कम करने के लिए सहमति बनी है वो दिखाई नहीं दे रही है। और इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि 15 दौर की वार्ता हो चुकी है, डिसएंगेजमेंट को लेकर के सहमति भी बनी है और तनाव को कम करने के लिए जरूरी है कि डिसएंगेजमेंट को पूर्णतः लागू किया जाए। अब हम भारत सरकार के अन्य पक्ष को सामने रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भारत चीन सीमा पर एलएसी के हालात समान नहीं है, भारत सरकार की तरफ से कहा गया। मतलब क्या हालात असामान्य है और हालात असामान्य क्यों है कि बड़ी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती है दोनों देशों की तरफ से। इसके बाद भारत सरकार ये कह रही है कि एलएसी पर पूर्व की स्थिति बहाल हो। पूर्व की स्थिति से मतलब है कि अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति कायम करना आवश्यक है दोनों देशों के बीच संबंधों में मधुरता लाने के लिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एलएसी पर तनाव कम करने की स्थिति में, यानी उसके बाद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, कूटनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है।
मतलब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट के बाद ही भारत और चीन संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो। भारत सरकार की दूसरी आपत्ति है भारत चीन व्यापार के बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर के। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है और वर्ष 2021 में 225 मिलियन डॉलर तक व्यापार पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 43.3% अधिक है। लेकिन इसके साथ साथ ही व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है, लगभग 70 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। देखें तो कुल व्यापार घाटे में वृद्धि हुई, लेकिन प्रतिशतता में व्यापार घाटे में हम कमी पाते हैं। लेकिन 70 अरब डॉलर का व्यापार घाटा, और भारत सरकार का मानना है कि भारतीय वस्तुओं को लेकर के चीन सरकार की जो नीति रही है उसके वजह से भारतीय वस्तु चीन के बाजार तक अपनी पहुंच नहीं बना सक पा रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि भारतीय वस्तुओं को चीन के बाजार तक पहुंचने में चीन सरकार कई तरह से अवरोध पैदा करती है, और कहा जाता है कि चीन सरकार को इन अवरोधों को दूर करना चाहिए। अब चीन के पक्ष को देखते हैं। चीन का हमेशा से मानना रहा है, पिछले जब से एलएसी पे हिंसक झड़प हुई है, कि भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता रहना चाहिए, भले ही सीमा पर तनाव के हालात क्यों ना हो। लेकिन दोनों देशों को सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चीन ने प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत देखें तो इंडिया चाइना सिविलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत हो, मतलब दोनों देशों के बीच सभ्यताओं के बीच संवाद। इसके साथ इंडिया चाइना ट्रेड एग्रीमेंट कोऑपरेशन फोरम की स्थापना, मतलब जिससे व्यापार बढ़े, निवेश बढ़े, इस तरह का फोरम की स्थापना किया जाए। इसके सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया चाइना फिल्म फोरम की स्थापना की जाए। कुल मिलाकर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जिस तरह से भारत में चीन को लेकर के एक तरह से आक्रोश रहा है, चीन इस आक्रोश को कम करना चाहता है। और जब भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात हो रही थी तो उस समय भी चीन ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी, और इसी बात को ध्यान में रख कर ये सब बातें कही जा रही हैं। इस एंगेजमेंट के पहलू को लेकर चीन इतना गंभीर क्यों नहीं? इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जब भारत सरकार की तरफ से प्रमुख मांग यही रही है कि पूर्णतः डिसएंगेजमेंट, मतलब दोनों देशों की सेनाएं वापस आए, चीन उसको इतना महत्व क्यों नहीं दे रहा? देखिए तो चीन की विदेश नीति का हिस्सा है सीमा पे तनाव, और सिर्फ का भारत के साथ नहीं बल्कि चीन अपने पड़ोसी देशों अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी सीमा पर तनाव की स्थिति बना के रखता है। क्वाड समूह में जो भारत की सक्रिय भूमिका रही है उस भूमिका को लेकर भी चीन आपत्ति दर्ज करता रहा था। और चीन का मानना है कि क्वाड वास्तव में हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो की भूमिका निभा रहा, और इस बात को लेकर के उसकी आपत्ति भी रही है। उनका कहना है कि जिस तरह से नाटो यूरोपीय देशों के सहयोग के साथ रूस के घेरेबंदी में लगा है, उसी तरह से क्वाड अमेरिका के सहयोग से चीन के घेरेबंदी में लगा है। इसके साथ साथ भारत की नीति रही इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों के साथ अपनी सामरिक भागीदारी बढ़ा रही है। जिस तरह से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का फैसला किया गया, इसके साथ साथ इंडोनेशिया मलेशिया में भारत के लड़ाकू विमान बेचने की बातें हो रही हैं, या फिर अन्य देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देने की। इन तमाम बातों को यदि देखें तो चीन को लगता है कि भारत के साथ एलएसी पर तनाव की स्थिति को कायम रखते हुए भारत को दबाव में रखा जा सकता है। अब यदि चीन के विदेश मंत्री की यात्रा के उन पहलुओं को देखें तो चीन के विदेश मंत्री इस बात को मान के चल रहे थे कि सीमा पे तनाव के बाद भी भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, जैसे हम आरंभ में ही चर्चा कर रहे थे, कि डिसएंगेजमेंट और तनाव को कम करने पर यदि सहमति बनती है तो आने वाले समय में भारत के रक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार, उसके बाद भारत के विदेश मंत्री और अंत में भारत के प्रधानमंत्री 2022 के ब्रिक्स सम्मेलन में चीन जा सकते हैं। मतलब भारत ये कह रहा है कि एक तरह के ऐसे परिस्थिति का निर्माण कीजिए जहां पर कि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले सके।
और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि यदि चीन भारत के नज़रिए को गंभीरता से लेती है तो वो डिसएंगेजमेंट को भी गंभीरता से लेगी, और इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये होगा कि 2022 के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री उपस्थित हो पाएंगे।